नमस्कार। आप देख रहे हैं फायदे के फंड। आप सबका बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में, इस शो के हमारे। और बाजार में देखिए बहुत कुछ चल रहा है इस समय। बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जिनका बाजार के ऊपर असर हो रहा है। हाल ही में एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट हुई है जीएसटी को लेकर के, जिसको बाजार ने बहुत बेसब्री से, जिसका इंतजार भी था जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इंडिकेशन दिया था। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट आई, उसके बाद कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ये बेहद राहत की बात कही गई और कहा गया दोनों में बूस्ट आएगा। तो बाजार ने भी इसको कुछ समय के लिए थम्स अप दिया और उसके बाद वापस से बाजार में गिरावट भी देखी गई, फिर तेजी आती देखी गई। तो काफी उतार चढ़ाव का माहौल है। और जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो एक सबसे बड़ी जो चिंता होती है निवेशकों की, वो होती है उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को लेकर के भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी बाजार के आधार पर उतार चढ़ाव जरूर होते हैं। तो फायदे के फंड के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि कैसा आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए, किस तरीके के अभी हाल ही में जो बदलाव हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए। और इस पूरे डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। हर्षद चितनवाला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार, बिस्तक में बहुत स्वागत है। अनिमा, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं बाजार के ऊपर आपका एक ओवरव्यू चाहती हूँ, आउटलुक चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है बाजार। अभी बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है, हालांकि तेजी आई हुई है, पर कितनी टिकाऊ है ये तेजी वो समझना चाहिए। जी, तो देखिए, पिछले कुछ महीनों से अगर आपने देखा होगा अनिमा जी, तो बाजार जो है वो एक रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो 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 एनवायरनमेंट है, जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, प्लस टैरिफ्स को लेकर जो चर्चा चल रही है, क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीजों का आइदर आप कहेंगे तो अलाइनमेंट या रीअलाइनमेंट होते जा रहा है। राइट, तो ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में ये एकदम नेचुरल है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, ना ओवर ओवर एक्साइट हो जाएगा या फिर ओवर नर्वस होता है। आई थिंक जिस तरह से अब तक जो जो खास करके भारत की रणनीति रही है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और टैरिफ्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक एक क्या उसको कहते हैं, एक एक सुलझी हुई रणनीति अब तक नजर आ रही है। और हम्म। ये कहना मुश्किल है कि बाजार किस तरफ जाएगा, क्योंकि हम्म। कोई एंटिसिपेट नहीं कर पाता है कि कि खास करके जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। राइट, कि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कभी ईरान और इसराइल का क्राइसिस होगा, या फिर फॉर दैट मैटर इंडिया और पाकिस्तान का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी होगा। जी। जी। राइट, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है वो बियॉन्ड आवर रीच है। लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो खास करके अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स, और खास करके हम ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं हम्म। तो ये यूजुअली एक रणनीति वो होती है जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव या फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इक्विटी फंड्स में निवेश किया है। हम्म। राइट, और खास करके हम हमेशा कहते आए हैं कि इक्विटी फंड्स में जब आप निवेश करें तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके ही निवेश करें, ना कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लेकर। हम्म। राइट, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें हो जाती है, सेटल भी हो जाती है। और जिस 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 मोड पे भारत आज के समय में है, और जो विजिबिलिटी है अगले 10 से 15 वर्षों में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमेशा पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। राइट, और मुझे पता नहीं कि आपके शो पे कभी मैंने ये डेटा पीछे पिछले कुछ शोज में शेयर किया है नहीं किया है। लेकिन अगर आप 1980 से लेकर अब तक अगर आप ले, ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 45 ईयर्स का जो है डेटा। ये 45 ईयर्स का अगर आप जीडीपी लेंगे, तो इंडिया का एवरेज जीडीपी ग्रोथ अराउंड 6.2 या 6.4 के आसपास होगा, एवरेज। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और जब हमारा पैसा जो है, निवेश जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, इंडिया के कंपनीज में हो रहा है, इंडिया थ्रू इंडियन म्यूचुअल फंड्स हो रहा है, तो अगर आप इनकी बात करें तो पिछले 45 सालों में इंडिया कंफर्टेबली 6.2 6.4 के आसपास ग्रोथ रेट रही है। और पिछले 45 ईयर्स में बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जो आज हम देख रहे हैं। यू हम्म। नो तो आज जब ये सारी इवेंट जब आप देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आज थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक हम्म। है, जो 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 पोटेंशियल है जो इस एसेट क्लास में ग्रोथ और रिटर्न जनरेट करने का, वो बरकरार रहेगी।
जी बिल्कुल सर। सर हम मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमारा बेस ये शो है, तो फंड से रिलेटेड कुछ सवाल जरूर हम अपने निवेशकों के लिए यहाँ पर पूछते हैं। डेटा आया है आम्फी का, हर महीने का डेटा हम एनालाइज करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में क्या कुछ चल रहा है। अगर इस महीने अगस्त का जो डेटा आया है अभी सितंबर में, उसको अगर देखें तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें 45,000 करोड़ का इनफ्लो आया है, 45,000 करोड़ रुपीस का। अब ऐसे में जब बाजार की तरफ देखते हैं तो एफआईआईज की बिकवाली हो रही है, बाजार में बहुत उतार चढ़ाव भी है, उसके बावजूद लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं। तो अभी हम ये मान के चलें कि जो इक्विटी, जो रिटेल एसआईपीज हो रही हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, उन्होंने बाजार को स्थिर करके रखा हुआ है और ये लॉन्ग टर्म स्थिर रहने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है? सो देखिए, ये ट्रेंड तो काफी समय से चल रहा है अरुणिमा जी। अगर आप देखें तो एफआईआईज कॉन्स्टेंटली बेच रहे थे, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स, इनका जो है हम्म। एलोकेशन इंडियन इक्विटीज की तरफ बढ़ते जा रहा है, और ये अच्छी पॉजिटिव साइन है। हम बहुत डेकेड्स से हम वेट कर रहे थे कि जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे हमारा मार्केट जो है, ऑफ कोर्स एफआईआईज का स्टिल आज भी अगर देखें तो अगर आप देखें तो एफआईआईज आज भी हैवी वेट है अगर हम बात करें बाजार में। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं उसको वो पर्टिकुलर इम्पैक्ट को थोड़ा सा मिटिगेट करने के लिए जो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का एलोकेशन या फिर इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से जी। स्टॉक मार्केट्स में, थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो गया, थ्रू एसआईपी, जो 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 म्यूचुअल फंड्स में खास करके एक जो रूट है म्यूचुअल हम्म। फंड्स में निवेश करने का, उसमें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आगे जाकर अगर एफआईआईज सडनली अगर विड्रॉ भी करे या रिडीम कर दे अपना पैसा और निकाल दे, ठीक है, हम्म। तो उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए डोमेस्टिक इन्फ्लोज रहेगा। और ये अच्छी अच्छी साइन है, अच्छी पॉजिटिव साइन है। हम्म। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आज के समय में या आज से पहले, अगर समझ लीजिए एक साल पहले किसी भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने निवेश करना शुरू किया होगा, ठीक है, आज उनका रिटर्न ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा या फिर जीरो होगा या नेगेटिव होगा, हम्म। राइट। तो कहीं ना कहीं वो पेशेंस लेवल की बहुत जरूरत है। जब आप और जब आप इक्विटीज या इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं, हम्म। और खास करके उसको अलाइन करने की कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म। जी। जी। सर, इक्विटी में 45,000 करोड़ का इन्फ्लो, लेकिन जब हम डेट फंड्स की तरफ जाते हैं जो कंपैरेटिवली इक्विटी से थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं, थोड़े कम रिस्क में आते हैं, वहां पर लोगों का एक शिफ्ट मुझे अभी भी याद है कि जब हम ये शो कर रहे थे तो आपसे और बाकी एक्सपर्ट से भी मैं एक बार पहले पूछ चुकी हूँ कि सर क्या बेहतर होता है, इक्विटी या फिर डेट फंड्स, कौन सा किस तरीके से हमें एलोकेट करना चाहिए? तो डेट फंड्स के ऊपर लोगों का फोकस बढ़ा था, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उनमें 8,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो डेट फंड से दिखाई दे रहा है। एम्फी के ये आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जी। ऐसे में सवाल ये कि अब डेट फंड्स जो कि थोड़े कम ही वॉलेटाइल है, इस वॉलेटाइल मार्केट में यहां से आउटफ्लो होना, कौन सा ऐसा बड़ा ट्रिगर आ गया जिसमें डेट फंड्स के ऊपर ये डेंट आ गया? तो देखिए, डेट फंड्स जो है ना, अगर आप बात करें तो डेट फंड्स टिपिकली जो ज्यादातर निवेशक जो है वो यूज करते हैं अपने मिड टर्म या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, राइट, ठीक है। तो और दूसरी चीज है कि अगर मार्केट एनवायरनमेंट बहुत से समय से, अगर समझ लीजिए एक साल से, अगर मार्केट, जैसे अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट पिछले साल यही समय में राइस पे था, और आई थिंक हम ऑलमोस्ट 8 या आई थिंक 12 दिन दूर है, अगर 26 सितंबर को मार्केट पीक करके फिर मार्केट जी। करेक्ट होना शुरू किया पिछले साल, राइट। जी। तो बहुत सारे निवेशकों ने अपना पैसा जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में, खास करके लिक्विड हो गया, ऐसे हम्म। फंड्स में पार्क करके उन्होंने सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर रहे थे रेगुलरली, जो वो हम्म। पैसा जो है वो डेट से इक्विटी में ट्रांसफर हो। तो वो एक एलिमेंट है जहां से आप देखेंगे कि डेट का आउटफ्लो अगर कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बहुत से ऐसे भी निवेशक हैं जिन्होंने फॉर टाइम बीइंग पार्क करके रखा है डेट फंड में, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं उसको उसको देख रहे हैं। और डेट म्यूचुअल फंड टिपिकली जो है अर्णमा जी, ये जो है ये कॉर्पोरेट यूज करते हैं शॉर्ट टर्म जी। पार्किंग के लिए, राइट। तो जी। डिपेंडिंग ऑन दैट एनवायरनमेंट, उनके नीड्स के हिसाब से वे इसमें से विड्रॉ करते हैं। सो पर्पस जो है, इक्विटी फंड्स जो होते हैं वे आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए होते हैं,
5 साल प्लस। और समझ लीजिए 2 से 3 साल के बीच में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं। जी। तो सर, ये जो आउटफ्लो हुआ है, ये चिंता की बात है क्या डेट फंड्स के लिए, या फिर डेट में लोग अभी भी फोकस में रख सकते हैं डेट्स को? सो डेट डेट यूजुअली ऐसे ही बिहेव करता है अर्निमा जी। ओके। और समझ लीजिए यहाँ से अगर बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए या फिर टाइम हम्म। बीइंग के लिए, जब तक मार्केट्स का एनवायरनमेंट उनका कॉन्फिडेंस जो है ये मार्केट एनवायरनमेंट पे ना आए, तो हो सकता है कि वे कुछ समय तक डेट फंड्स में पार्क करके रखे, और जैसे ही और उनका कॉन्फिडेंस या मार्केट में उनको लगता है कि चलो अभी इश्यूज जो है वो कम होते जा रहे हैं या रिजॉल्व होते जा रहे हैं, तो वो हम्म। डेट से इक्विटी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जी। सर, अगर अभी के मार्केट को देखा जाए तो जरूर ये सवाल बनता है कि अभी आपकी रडार पर कौन से टॉप फंड्स रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि जब आप टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स चुनते हैं, जो कि आजकल लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं कि हमें इस तरीके के फंड्स में जाना है या ऐसे निवेश करना है, तो ऐसे में वो इवैल्यूएशन जो होता है वो कौन से बेसिस पे होना चाहिए? टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हमारे एक्सपर्ट्स कैसे चुनते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। बेसिकली इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या होता है? जी। सो देखिए, अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग एडवाइजर्स का एक अपना अप्रोच होता है। ठीक जी। है। और सबकी अपनी एक रणनीति होती है कि किस तरह से वे फंड्स को चुने। राइट। हम्म। ठीक है। तो ये काफी सब्जेक्टिव होता है, लेकिन मैं अपनी और हम जो फॉलो करते हैं, जो हम्म। माई वेल्थ ग्रोथ में हम जो फॉलो करते हैं, मैं उस पर आपको मैं बता पाऊंगा कि हम किस क्या स्ट्रैटेजी से हम, या क्या क्या तरीके से हम जो है वो फंड्स को चुनते हैं। हम्म। राइट। तो पहला, जब आप देखते हैं कि इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें, तो पहला चीज हम देखते हैं कि उस वो फंड कितना टेन्योर का है, कितना पुराना है। राइट। तो कम से कम हम किसी भी फंड को अपने यूनिवर्स में लेने से पहले 3 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कम से कम। और ये 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से हम देखते हैं। राइट। सो टेक्निकली वो जो हॉराइजन हो गया वो 4 साल का हो गया। राइट। हम्म। ठीक है। और क्योंकि हम एवरी मंथ एंड का 3 साल पीछे जाते हैं, तो टेक्निकली हम्म। 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। फिर हम उसको जो है उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनका शार्प रेशियो हो गया, फिर हम्म। बीटा हो गया, वो भी एनालाइज करते हैं। एक एयूएम साइज हमने रखा है। देख, तो हम एटलीस्ट हालांकि हम एयूएम से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा फंड है तो अच्छा करेगा और छोटा फंड है तो अच्छा नहीं करेगा। राइट। हम्म। तो फिर भी हमने एक क्राइटेरिया रखा है। हम 300 करोड़ के ऊपर के जो फंड है वो हमारे यूनिवर्स में हम कंसिडर करते हैं। हम्म। राइट। फिर जो है हम उनका 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर का परफॉर्मेंस जो है रोलिंग वाले, जो पूरे हम्म। फॉर पास्ट 1 ईयर पे पीछे जाते हैं। उसके हम्म। बाद हम एक और चीज करते हैं कि उनको गुड साइकिल और बैड बैड साइकिल, जो पूरे जो इतने, अगर हम पिछले 10 वर्षों का ले ले, तो वो सारे फंड्स को अच्छा समय इन मार्केट और बुरा समय, उसके हम्म। हिसाब से हम उनको एक रैंक करते हैं। और जी। कंसिस्टेंसी के लिए हम उनके कैलेंडर ईयर को भी देखते हैं। राइट। हम्म। कि जैसे कि 2018, 2019, 20 वैसे लेकर हर कैलेंडर ईयर में, तो वो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी पैटर्न भी दिखाता है कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है अच्छे फंड्स का सिलेक्शन होता हम्म। है। जी। सर, जब हमारे वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं या फंड मैनेजर्स जो होते हैं, वो अलग अलग क्राइटेरिया जो आपने बताया उसके ऊपर फंड्स को एनालाइज करते हैं। बट जब बात आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो जी। अपने लिए म्यूचुअल फंड्स चुन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो इन सारे एनालाइजेशन, इन सारी टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखें। जी। तो वो बेसिक ट्रिगर्स जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए एज रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हमारे आम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, श्योर। वो क्या होंगे? श्योर। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा अनिमा जी, कि यूजुअली हमने देखा है जो ट्रेंड जो है, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर, ओके, यानी जो जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना चाहते हैं या निवेश हम्म। कर रहे हैं, हम्म। वे क्राइटेरिया रखते हैं परफॉर्मेंस। उसमें गलत नहीं जी। है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, परफॉर्मेंस जब वो देखते हैं वो नियर टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं, शॉर्ट टर्म हम्म। परफॉर्मेंस देखते हैं। हम्म। राइट। ठीक है। तो एक ही अनुरोध है कि जब भी आप निवेश करें, तो फंड्स को आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि शॉर्ट हम्म। टर्म पर्सपेक्टिव से। जरूरी नहीं है कि जो एक साल में अच्छा कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा अच्छा करता होगा इन पास्ट। जी। ओके। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो एक साल से बुरा कर रहे हैं वो हमेशा बुरा कर रहे हैं।
हम्म। तो कभी भी आप फंड को देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल के होराइजन में देखें कि हम्म। क्या कंसिस्टेंसी रही है। और ये कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी नहीं है कि आप इन डेप्थ एनालिसिस करें, लेकिन कुछ एनालिसिस कीजिए कि जब बाजार अच्छा था और जब बाजार बुरा था तब इन फंड्स का कैसा बिहेवियर रहा। ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेगा कि कौन से फंड में आपको निवेश करेंगे तो आप अच्छा होगा। ठीक है, कोई हम्म। फंड मैनेजर अगर हम कोई भी फंड की बात करें, कोई भी फंड मैनेजर नहीं चाहेगा कि उनके फंड का परफॉर्मेंस बुरा हो। जी। राइट। ठीक है, तो सबका यही प्रयास होता है, सबके अपने तरीके होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबके अपने एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से वे चलते हैं। जी। राइट। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा जो है ना सारे टॉपर्स या फिर सारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहें। हम्म। फंड्स अपनी साइकिल्स के थ्रू जाते हैं, कोई हम्म। पूरा टाइम भी आता है। तो अगर आपका फंड कंसिस्टेंट है तो आप उस पर भरोसा रख के आप उसको कंटिन्यू रखना हमेशा बेटर होता है। जी। सर, वैसे आपके रडार पर इस समय टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से होंगे? इस समय किन फंड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे तो देखिए, हम जो है ना हम कैटेगरी वाइज जाते हैं, और हम हैं? हमारी जो एटलीस्ट हम जब हम किसी भी हमारे क्लाइंट्स को जब हम सजेस्ट करते हैं तो हमारी रणनीति यही रहती है कि हर एक कैटेगरी में हम एटलीस्ट 2 से 3 फंड्स को हम सिलेक्ट करके रखें, हम्म। या फिर हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में रखें। हम्म। ये क्यों है? क्योंकि हम जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फंड हाउस में हम ओवरवेट ना हो। हम्म। राइट। ठीक है, तो हम जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा आइडिया ये रहता है कि एक फंड हाउस में तकरीबन 15 से 20% मैक्सिमम जो है एलोकेशन हम्म। रहे। उसके अलावा हम दूसरे फंड हाउसेस को एलोकेट करना पसंद करते हैं। जी। राइट। ओके। तो यहाँ पे जो है इसलिए हम हर एक कैटेगरी में हम हम्म। 2 से 3 फंड्स को हम प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट हम्म। हमारे होराइजन में या फिर हमारे विजिबिलिटी में रखने के लिए। हम्म। राइट। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी कैप सबसे बड़ा कैटेगरी है, तो फ्लेक्सी हम्म। कैप में ऑफ कोर्स पराग पार एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ठीक है। ये दो फंड्स जो है वे हमारे इसमें आते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप हो गया, हम्म। और बंधन लार्ज एंड मिड कैप हो गया, एंड एचडीएफसी मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्मॉल कैप स्पेस में, हम्म। राइट, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, एंड इवन हम्म। इवन टाटा स्मॉल कैप। ठीक हम्म। है। वैसे हर एक कैटेगरी में अगर मिड कैप की बात करें तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड है। राइट। और एचडीएफसी मिड कैप फंड है। हम्म। वैल्यू में अगर आ जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा हो जाता है, फिर आपका आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी आता है। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से हम इवन मिड कैप में अगर बात करें तो कोटक मिड कैप फंड है। राइट। ठीक है, तो ऐसे हम जो है हम यूजुअली हमारा यूनिवर्स हम हर एक कैटेगरी में 2 से 3 या फिर 2 से 4 फंड्स हम रखते हैं। और जी। जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें तो जैसे मैंने कहा, बिकॉज मैं हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी एक फंड हाउस पे ओवरवेट नहीं करना, बिकॉज जिस तरह हम्म। से हमारी पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह से हम सोचते हैं, वैसे ही एक पर्टिकुलर फंड हाउस सोचता है। जी। तो उस जी। रिस्क को कम करने के लिए इट इज बेटर टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑल्सो। जी। डाइवर्सिफिकेशन की बात सर आपने की है, तो इस समय एक डाइवर्सिफिकेशन के टर्म्स में अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो में अलग अलग तरीके के लोग फंड्स रखना पसंद करते हैं। उन्हीं में जी। से एक थीमेटिक फंड्स का भी कैटेगरी है सर। जी। हालांकि थीमेटिक फंड्स थोड़े ज्यादा रिस्की, जब हम बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से तो वो ये कहते हैं कि थीमेटिक फंड्स में रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग अपने पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स रखते जरूर हैं। और अगर इसके बारे में बात करें तो डिफेंस थीम जो थी जब उसने चलना शुरू किया था तो निवेशकों को बहुत रिटर्न मिला, जी। लोगों ने बहुत कमाई करी उससे। लेकिन उसके बाद डिफेंस थीम का एक जो टाइम होराइजन था चलने का वो खत्म हो गया। जी। अब बाजार में इस समय अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर इस हफ्ते का जो परफॉर्मेंस मैं आपको बता रही हूँ लगभग 7% ऊपर है। 7% का अपवर्ड डायरेक्शन है इस समय बाजार में डिफेंस सेक्टर का। तो क्या हम मान के चलेंगे डिफेंस थीम में फिर से एक मूव आ सकता है, उसको रडार पर एक बार फिर से लाया जा सकता है? जी। तो देखिए, पहली चीज तो आपने एकदम सही कही है कि सेक्टोरल फंड जो होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा होता है, और नो डाउट ज्यादातर जो 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 क्या कहते हैं, जो 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 लोग आपके शो पे आते हैं अपने पर्सपेक्टिव, अपने व्यूज को शेयर करने के लिए, हम्म। राइट, वे बिल्कुल ये हाईलाइट करते होंगे कि इनमें रिस्क ज्यादा होता है।
हम्म। राइट। तो सेम चीज मैं भी रिपीट करूंगा, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। जैसे जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एक समय था जब डिफेंस रिलेटेड फंड्स या फिर डिफेंस हम्म। रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो काफी सर्च किया, और फिर जो है बहुत समय तक फ्लैटिश रहा या नेगेटिव गया, और फिर अभी जो हम्म। है थोड़ा सा मूवमेंट है। ये जी। टिपिकल बिहेवियर है एक पर्टिकुलर सेक्टर का। हम्म। राइट। आप डिफेंस ले लीजिए, कुछ समय पहले हम हमने देखा होगा पीएसयूज ने भी इसी तरह से हम्म। बिहेव किया। जी। फिर फार्मा हो गया, इंफ्रा हो गया, ये इसी तरह से बिहेव करते हैं। हम्म। तो एलोकेशन जो है, हम्म। राइट, बिकॉज हमने चर्चा पहले एलोकेशन से शुरू की थी। तो पहला पॉइंट ये है कि एलोकेशन जो है वो आप जब आप अपना पोर्टफोलियो में देखें, तो अगर और हम्म। आपको लगता है कि आपको एक सेक्टोरल एलोकेशन होना चाहिए, राइट, तो अपना एलोकेशन में आप अराउंड 5 से 10% का एलोकेशन, अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है और आपका हम्म। पोर्टफोलियो जो है जो डाइवर्सिफाइड में काफी सेट नजर आ रहा है, तो हम्म। आप अराउंड 5 to 10% का आप एलोकेशन जो है वो आप ओवरऑल इक्विटी का आप सेक्टोरल फंड्स में रखें। लेकिन आप एक चीज को याद रखें कि सेक्टोरल फंड्स जो है ना, ये जो है ये साइक्लिक होते हैं, जो जो हम्म। मौसम के हिसाब से चलते हैं। राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा हम्म। ना हो कि आपने आपका बिलीफ है कि मैं फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, हम्म। और मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैं निवेश करूंगा या करूंगी। राइट। तो फिर जब वो बुरे समय से जाए और आपका फेथ हिल जाए और आप फिर उसको निकाल दो। राइट। हम्म। ठीक है। बिकॉज इसमें सेक्टोरल फंड्स में ये बिहेवियर नेचुरल है, हम्म। क्योंकि कोई भी सेक्टर यूजुअली ऐसा नहीं होता जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चले। हम्म। Right? तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लेवल भी इसमें जरूरी है जब आप कोई भी सेक्टोरल फंड में निवेश करें। जी। तो सर अभी डिफेंस को फिर से रडार पे रखने का समय है, आपको लग रहा है देख करके अभी परफॉर्मेंस? सो हम हमारी हमारी राय में देखिए, हम पर्टिकुलर सेक्टर में जो है ना, ठीक है, हम्म। हम यूजुअली ज्यादा इंक्लाइन नहीं होते, जी। क्योंकि क्योंकि अगर एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस ये है कि हम इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम्म। उन फंड मैनेजर्स को लगता है कि डिफेंस उनके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, और डिफेंस अट्रैक्टिव है फ्रॉम प्राइस और रिटर्न पर्सपेक्टिव हम्म। एंड फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव, वे बिल्कुल एक एलोकेशन वो निवेश कर देंगे। राइट। ठीक जी। है। तो हम हमारी पर्सपेक्टिव सेक्टोरल फंड्स की तरफ यही रही है। तो हम्म। हम यूजुअली हमने अगर कभी भी किसी किसी भी निवेशक को कभी हमने सजेस्ट किया होगा इन पास्ट, ठीक है, तो हमने ज्यादातर हो सकता है कि हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टोरल फंड हो गया, ठीक है, या फिर कभी आईटी रिलेटेड सेक्टोरल फंड हो गया, ठीक है, हम्म। उसको कभी सजेस्ट किया होगा, बिकॉज बाकी जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहां पे हम हमारा व्यू ये है कि वे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, वे ज्यादा हम्म। साइक्लिक होते हैं। जी। आईटी सेक्टर का सर आपने यहाँ पे मेंशन किया है, आईटी सेक्टर को लेकर के भी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आईटी सेक्टर फोकस में इसलिए क्योंकि अभी जो फिलहाल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। और जी। जब डोनाल्ड ट्रंप कोई डिसीजन लेते हैं या कोई बयान कर देते हैं इंडिया को लेकर के, तो आईटी सेक्टर पे सबसे पहले फर्क पड़ने लगता है। जी। अब आईटी सेक्टर में अगर अभी देखें, हमने डिफेंस की बात की, वो 7% ऊपर है। लेकिन अगर आईटी सेक्टर का हम परफॉर्मेंस देखें पिछले एक महीने का, तो 5% की यहाँ पर स्लो डाउन दिख रही है, गिरावट दिख रही है यहाँ पर। जी। 5% गिरावट है आईटी सेक्टर में इस महीने। ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि यूएस में अगर रेट कट हो गए या फिर कुछ बेहतर हो गया, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील की बातें हो रही हैं, तो रिकवरी का चांस भी माना जा रहा है आईटी सेक्टर पे। तो ये थीम अभी तक चली नहीं है, डिफेंस हालांकि चल चुकी है, पर आईटी सेक्टर में मूव का इंतजार बहुत समय से था। अब चीजें पॉजिटिव होने की उम्मीद है, तो क्या रडार पे आईटी सेक्टर को खरीद सकते हैं, अभी फंड्स पे खरीदने की लिस्ट में रख सकते हैं? जी। देखिए, आईटी सेक्टर का जो आज जो चैलेंज है हम्म। वो 2-3 चैलेंज है। पहली चैलेंज ये है कि किस हद तक ये टैरिफ रिलेटेड जो चर्चा है वो कहाँ तक जाएगी। हम्म। राइट। ठीक है। अब तक अगर देखें तो ये जो टैरिफ जो है वो इंडियन आईटी सेक्टर को उतनी बुरी तरह से हर्ट नहीं कर रहा है। हम्म। राइट। जितना जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से एआई पिकअप कर रहा है, हम्म। राइट, तो वो एक एक अलग सा चैलेंज है आईटी आईटी सेक्टर के लिए, बिकॉज आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप जहाँ पे बहुत बड़ी क्षमता में लोग रिक्रूट होते हैं, हायर होते हम्म। हैं। और खास करके इंडिया जो है वो सर्विसेज का हब है। हम हम्म। प्रीडोमिनेंटली आईटी सेक्टर के सर्विसेज में हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं
ये जो है ये फेज हो सकता है कि कुछ समय तक चले। ओके। बट आईटी सेक्टर ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स हम्म। नॉट जस्ट यूएस, राइट। देर बहुत सारे अलग ज्योग्राफीज हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम्म। राइट। तो एक हो गया कि ये टैरिफ, यूएस टैरिफ रिलेटेड चैलेंजेस। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज हो सकता है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट जो हो रहा है, एआई वाला जो फेज जो आ रहा है, राइट। हम्म। ठीक है। उसमें इंडिया किस तरह से अपने आप को मोल्ड कर रहा है अपने आप को, और खास करके इंडिया, जब मैं कहूँ इंडिया तो इंडियन कंपनीज, जी। राइट, वो किस हिसाब से अपने आप को फाइन ट्यून करके अपने आप को जो बदलाव ला रहे हैं, वो हम्म। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। जी। तो सर, थीम्स और थीमेटिक फंड्स तो इस समय बहुत ज्यादा रडार पे लोगों के रहते ही हैं, हालांकि रिस्क बहुत ज्यादा है। तो हम ये रिकमेंड भी करते हैं कि जब आप कोई भी डिसीजन ले निवेश का, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बहुत जरूरी है, इसलिए वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सर, वैसे एक टर्म यूज होता है, एसेट एलोकेशन कंसिस्टेंसी। हम्म। इस टर्म के बारे में भी मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूंगी, क्योंकि निवेशकों के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब लोग एसेट एलोकेशन कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इस समय अगर देखा जाए तो इसे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में रिटर्न से भी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, कि एक फंड इनको कितना रिटर्न दे रहा है उससे ज्यादा वैल्यू दी जा रही है कि एसेट एलोकेशन कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया जाए। ये बेसिकली क्या चीज है और निवेशकों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? तो देखिए, टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं अलग अलग तरीके से लोग अपना एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक सिंपल सा चीज कहूंगा कि आपका एसेट एलोकेशन जो है ना, बेसिकली आपका टोटल नेटवर्थ या फिर आपका पूरा पैसा जो है, ठीक है, हम्म। वो कैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश किया। ओके। नाउ अगर हम बात करें कि हम्म। और ये जो है एसेट एलोकेशन जो है ना, वो बेसिकली फॉर्म होता है आपके ओवरऑल करंट एसेट्स प्लस जो आपके फ्यूचर में जहां पे आप निवेश करते जाओगे उसके हिसाब से, जो मंथली इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होगा उसके हिसाब से, हर हर समय जो है ना, ये आपका एसेट एलोकेशन हमेशा वो चेंज होते रहता है। और जी। एट द एंड ऑफ द डे एक एक सिंपल सा चीज है अरुणिमा जी, कि आपका एसेट एलोकेशन शुड बी ड्रिवन बाय योर ऑब्जेक्टिव्स, आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। राइट। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी अगर अगर किसी की उम्र जो है वो 60 ईयर्स है, फॉर एग्जाम्पल, और उनके सारे जो गोल्स जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स अभी सब कुछ है नहीं, अभी सब रिटायरमेंट भी हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि उनका एसेट एलोकेशन में इक्विटी की तरफ एलोकेशन बहुत कम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक हम्म। है, क्योंकि उनको उस स्टेज पे ये सोचना है कि 60 से लेके कम से कम 85 ईयर्स तक हम्म। मेरा पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज है, राइट, मेरे और मेरे स्पाउस का, हम्म। राइट। और उसमें हमको हर महीना पैसा लगेगा। तो हम्म। 25 साल के लिए मैं कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा रिटर्न्स तो कम हो जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम्म। मेरा मेरा मुझे ना आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग माय पोस्ट रिटायरमेंट। हम्म। तो वहां पे इक्विटी एलोकेशन विल बी हायर। हम्म। ओके। तो उनका एसेट एलोकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटली डेट एंड वाइस वर्सा, राइट। राइट। तो आज के समय में अगर आप देखें तो एसेट एलोकेशन जो है इन आवर व्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम जो आपके रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से है। ठीक है। हम्म। और जरूरी नहीं है, बहुत सारे निवेशक जो है वो एसेट एलोकेशन में इसलिए चेंज करते हैं। अगर समझ लीजिए कि किसी दिन उनका इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो सडनली बड़ा हो गया, या फिर हम्म। जो उनका गोल्ड का एलोकेशन है वो काफी बड़ा हो गया, राइट। तो उसको उसको चेंजेस करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को ट्रिम करने की जरूरत नहीं है, राइट। जी। ठीक है। तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अगर समझ लीजिए कोई भी एसेट क्लास जो है वो हम्म। उसका वैल्यू जो है वो बढ़ गया, हम्म। ठीक है, तो आप जैसे हर महीने आप कुछ ना कुछ निवेश करते जा रहे हो, बचा के कुछ निवेश कहीं पे कर रहे हो, तो वो एलोकेशन जो है, वो जो एसेट क्लास जहाँ पे आपका कम उनका वैल्यू हो गया है, ठीक हम्म। है, वहां पे आप निवेश करते जाइए और अपने एसेट एलोकेशन को बैलेंस कीजिए, ना कि आप किसी से निकाल कर फिर उसमें शिफ्ट करें, क्योंकि उसमें कैपिटल गेन्स आने का भी चांसेस होता है। जी। सर, हाइब्रिड फंड्स के लिए अगर हमें एसेट एलोकेशन कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि हमारा हाइब्रिड फंड्स में किस तरीके का एलोकेशन कंसिस्टेंसी है, तो वो कैसे करेंगे? बेसिकली हाइब्रिड फंड्स इसलिए क्योंकि इस एक फंड के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि बाकी फंड्स में भी क्या इस तरीके से किया जा सकता है या तो ये हाइब्रिड फंड्स बाय नेचर जो है ना, वे नहीं। वे एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव में बहुत डायनामिक होता है। हम्म। ओके। ठीक है। अगर हम बात करें लेट्स से कंजर्वेटिव या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, तो उसमें मैं मान सकता हूँ कि चलो मान लो 75 to 80% अग्रेसिव में इक्विटी रहेगा, बाकी डेट रहेगा, हम्म। राइट। ठीक है।
लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, फंड मैनेजर अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और हम्म। डायनामिक एसेट एलोकेशन जो हाइब्रिड फंड है, जो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हाइब्रिड फंड हो गया, फिर मल्टी एसेट जो है, राइट, इनका पर्पस यही है कि ये एनवायरनमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका एसेट एलोकेशन शिफ्ट होता रहेगा, चेंज होता जाएगा, राइट। तो एक कंसिस्टेंसी जो है एक हाइब्रिड फंड में, राइट, हम्म। पर्पस जो है, आप हाइब्रिड फंड में इसलिए निवेश करते हो क्योंकि आपको फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हम्म। फंड मैनेजर के ओपिनियन के हिसाब से आप पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और आप ये मानते हो कि फंड मैनेजर जो है वे एक ज्यादा इक्विप्ड है ये कॉल देने के लिए कि आज के समय में इक्विटी में कितना वेट होना चाहिए, डेट में कितना वेट होना चाहिए, और गोल्ड में कितना वेट होना चाहिए, हम्म। राइट। सो हाइब्रिड फंड का पर्पस ही वे है, वही है कि आप अलग अलग एसेट क्लासेस में अपना एलोकेशन को मूव करते जाओ, सो दैट हम्म। आप कहीं ना कहीं उसको रिटर्न्स पे भी टारगेट करो और साथ में रिस्क को भी कम करें। जी। सर, फंड्स की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन गोल्ड की बात करनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा जो गोल्ड अब मूव दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई के अपने करीब चला जाता है। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, मैं कह रही हूँ सिल्वर में भी, क्योंकि सिल्वर तो अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को भी टच कर चुका है। और इन दोनों ही एसेट्स में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है दोनों एसेट्स, और बहुत रिटर्न भी इस समय कमा करके दे जी रहे हैं अपने निवेशकों को। गोल्ड ईटीएफ्स की अगर मैं बात करूं सर, अगस्त के महीने में 74% का इनफ्लो बढ़ गया है। 74% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट से भी अगर हम कंपेयर करें, तो अब गोल्ड में ज्यादा निवेश करने में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से निवेशकों को इस समय ये सेफ हेवन नजर आ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो कितना भरोसा रखें गोल्ड में किए गए निवेश पर, क्या एलोकेशन बढ़ाएं अपने पोर्टफोलियो में। और जो कि मुझे ये नजर आ रहा है आंकड़ों से ही स्पेसिफाइड है सर, 74% का इनफ्लो, जी यानी कि लोगों ने एलोकेशन तो बढ़ाया है गोल्ड में, ये जी तो नजर आता है साफ। जी पर भरोसा कितना। जी। तो मैं आपको दो तीन पॉइंट बताऊंगा अरुणिमा जी, जो हमारी हमारे व्यू से है, हमारी राय में है। तो हम्म। पहली चीज है ना, देखिए, गोल्ड बाय नेचर जब भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, ये टैरिफ वॉर कैन एग्रीवेट, जैसे आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, आई थिंक कल रात को कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना पे ऑलमोस्ट 50 या 100% का जी। टैरिफ लगाएंगे, हम्म। ठीक है, जिसपे चाइना ने रिएक्ट किया है, ठीक है, कि कि हम ऐसे वॉर्स में हम इन्वॉल्व नहीं होते, और बहुत सारी चीजें चलती रहेगी। तो जब ये ऐसा एनवायरनमेंट होगा ना, तो गोल्ड एक सेफ हेवन के हिसाब से लोग प्रेफर करते हैं, हम्म। राइट। तो वो है, वो निवेशक जो उस एसेट क्लास में होल्ड करके रखना चाहेंगे, राइट, हम्म। और अपना एलोकेशन उसमें बढ़ाना चाहेंगे। हम्म। दूसरा एक पॉइंट है अरुणिमा जी, जहाँ पे बहुत सारे निवेशक हैं जो ये सोच रहे हैं कि अरे गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख 10, 1 लाख 12 हजार 15 हजार पे आ गया, तो अभी हमको जी। यहाँ से और गोल्ड और दौड़ेगा, तो हम थोड़ा सा हम्म। रिटर्न्स जल्दी कमा के हम उसमें से रिटर्न्स निकाल लें, राइट, हम्म। ठीक है। तो पहले जो जो सेट है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ के उसमें निवेश कर रहे हैं, एक एलोकेशन के हिसाब से निवेश कर रहे हैं, ओके, हम्म। हमारी राय में वो सही रणनीति है, ठीक है। हम्म। क्योंकि हमने आज और पिछले भी आपके शो में कभी हमने कहा होगा जी। कि गोल्ड को आप जो है ना, वो एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखे, रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से नहीं, जी। ठीक है। तो गोल्ड का एक अलग महत्वपूर्णता है अपने आपके पोर्टफोलियो में, गोल्ड का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम्म। ठीक है। तो वैसे हम देखा जाए तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि 5 से 15% के आसपास आप गोल्ड का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हम्म। हैं, जितना आपका बिलीफ और फेथ है गोल्ड में, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका व्यू एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से है, तो आप हम्म। बिल्कुल एक एक गोल्ड का एलोकेशन आप बना सकते हैं। हम्म। आज के बिकॉज प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, हम्म। और ये कोई नहीं जानता कि प्राइसेस आगे बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर हम जी। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इन लास्ट 20 ईयर्स का, इनफैक्ट 20 भी नहीं, मैं अगर 2000 की बात करूँ तो 25 ईयर्स, हम्म। ओके, में अगर आप देखें तो गोल्ड का एवरेज रिटर्न्स जो है वो तकरीबन अराउंड 13% कुछ आ हम्म। रहा है। और ये जी। खास करके मैसिव जंप जो है वो पिछले 2 साल की बात करें तो 2024 में आई थिंक अराउंड 22-23% का गोल्ड का प्राइसेस बढ़ा है, और एज ऑफ जी। डेट अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 42% के आसपास गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। तो हम्म। ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि गोल्ड पे हमको निवेश करना चाहिए, लेकिन अ, यही डेटा अगर हम स्टॉक मार्केट्स का भी ले, तो स्टॉक हम्म। मार्केट्स वुड हैव बीन वेरी क्लोज टू गोल्ड, या फिर गोल्ड से थोड़ा बेटर भी किया होगा, हम्म। ठीक है। लेकिन गोल्ड से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि 13% का CAGR ओवर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो वो इसके लिए इतना सारा हाईलाइट हो रहे हैं, हम्म। राइट।
ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आपका जो जो प्रश्न जो है कि गोल्ड पे कितना भरोसा रखें, हम्म। तो बिल्कुल आप गोल्ड पे भरोसा रखना चाहिए आपको। हम्म। सिल्वर के हिसाब से मैं सिल्वर में थोड़ा सा हमारी जो व्यू है जो थोड़ी सी अलग है। सिल्वर के बिकॉज इंडस्ट्रियल यूज है, तो इसके लिए हम थोड़े से उसमें यू नो हम उतने अग्रेसिव नहीं है ये हम्म। सोचने के लिए कि सिल्वर एक एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से आपके पास होना चाहिए। हम्म। और गोल्ड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल्ड की। अगर आपने देखा होगा तो अक्रॉस द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने और देशों ने अपना गोल्ड का रिजर्व जी। जो है वो बढ़ाया है। जी। राइट। तो ये जब भी ऐसे एनवायरनमेंट आएंगे, ठीक है, गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है, लेकिन फिर गोल्ड हिस्टोरिकली गोल्ड का ऐसा टेंडेंसी भी रहा है कि हम्म। कुछ समय तक रिटर्न सिंगल डिजिट में देना या फ्लैटिश रहना। राइट। जी। ठीक है। तो गोल्ड एक एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, और अगर आपका एलोकेशन कम है आज के समय में, आपको लगता है, तो रश ना करें। ये ना सोचे कि गोल्ड जो है ना वो 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। यहाँ हम्म। पे कोई नहीं जानता कि गोल्ड का प्राइसेस किस हद तक जाएगा या किस हद तक गिरेगा। हम्म। राइट। तो इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको एलोकेशन बढ़ाना है तो उसमें ग्रेजुअल तरीके से इन्वेस्ट करते जाइए, रश ना करें। और अगर हम्म। आपका प्रॉपरली एलोकेशन पहले से ही अगर आपका है, ठीक है, 5 से 15% के आसपास, ठीक है, और आपको लगता है कि इतना उचित एलोकेशन है, तो हम्म। आपने पहले से ही अच्छा रिटर्न्स बना लिया है, जस्ट होल्ड ऑन कीजिए। जी। तो गोल्ड के ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं रखना है, ये आप के ऊपर हम छोड़ते हैं। हालांकि गोल्ड इस समय रिटर्न बेहतर दे रहा है, लेकिन कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड होना चाहिए और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंड्स पर आपसे चर्चा की है। अलग अलग एसेट क्लासेस और एसेट एलोकेशन कैसे करें, ये भी आपसे समझने को मिला है। मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे शो में, जो ये एपिसोड देखेंगे, उन्हें बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया है उससे काफी मदद मिलेगी अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर से एनालाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।